मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में निवेश करने वाली कंपनियों के साथ एमओयू को जल्द धरातल पर उतारने के दिए निर्देश। पथ निर्माण विभाग की आज करेंगे समीक्षा। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ झारखंड शाखा की बैठक में आगामी सम्मेलन में शामिल होने वाले प्रतिनिधिमंडल के संबंध में चर्चा। वित्त मंत्री ने पलामू में पुल निर्माण स्थल का लिया जायजा। नेता प्रतिपक्ष ने पश्चिमी सिंहभूम के बरायबुरु में जनसभा को किया संबोधित। आदित्य प्रसाद साहू ने प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम में गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। आज चतरा दौरा। और भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ जीता पहला वनडे। फीफा विश्व कप के फाइनल में पहुंची स्पेन की टीम। अर्जेंटीना इंग्लैंड के बीच दूसरा सेमीफाइनल आज। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचारों पर नजर डालते हैं विस्तार से। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज लागू हो गया। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी और मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। व्यापार बढ़ाने के साथ ही निवेश बढ़ाना और कारोबारी लागत को कम करना है। आसान शब्दों में अगर समझा जाए तो इस एग्रीमेंट का सबसे बड़ा फायदा जो है वो ये है कि भारतीय कंपनियां अपना सामान ब्रिटेन में बिना किसी बहुत कम आयात शुल्क के बेच सकेंगी या फिर बिना किसी शुल्क के बेच सकेंगी। तो क्या कुछ ये कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट है, ये समझने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि 99% भारतीय निर्यात ड्यूटी जो है पूरी तरह से फ्री होगी और साथ साथ व्यापार की बाधाएं कम हो जाएंगी। किसानों के लिए एक बड़ा निर्यात बाजार जो है वो खुलता हुआ नजर आएगा। तो सेटा की जो बड़ी बातें हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। व्यापार की बाधाएं इसमें लगातार कम होती हुई नजर आएंगी और अधिकतर जो व्यापार होगा वो निःशुल्क होता हुआ नजर आएगा। किसानों के लिए एक बड़ा निर्यात बाजार खुलता हुआ नजर आएगा और एमएसएमई स्टार्टअप को एक नई रफ्तार मिलती हुई नजर आएगी। महिला उद्यमों के लिए नए अवसर यहां पर खुलेंगे। जब आपको मिलेगा एक इतना बड़ा बाजार, तो वहीं युवाओं के लिए भी बढ़ेंगे रोजगार के मौके। जब ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी, ज्यादा निर्यात होगा, तो ऐसे में रोजगार के मौके भी और सृजन होंगे। ब्रिटिश कंपनियों को टेंडर का मौका भी अब मिलेगा। तो वहीं हरित ऊर्जा में बढ़ेगा निवेश। सीटा की बड़ी बातें, मुख्य बातों में हरित ऊर्जा पर भी ध्यान दिया गया है। कैसे हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अब निवेश बढ़ता हुआ नजर आएगा, ये आज हम देखेंगे। भारत का सबसे व्यापक व्यापार समझौता है ये। इन दिनों में भारत ने कई देशों के साथ बेहद विस्तृत व्यापार समझौते किए हैं, लेकिन इसको अपने आप में एक बेहद प्रमुख और महत्वपूर्ण व्यापार समझौता माना जा रहा है। व्यापार और निवेश को मिलेगा बूस्ट। तो 99% भारतीय निर्यात ड्यूटी फ्री हो जाएंगे। तो ऐसे में एक बड़ी बाधाएं जो हैं व्यापार की दो देशों के बीच, वो यहाँ पर कम होती नजर आएंगी। भारत से जो भी वस्तु यूनाइटेड किंगडम जाएगी वो शून्य इंपोर्ट ड्यूटी पर वहां पे स्वागत होगी। हम सब के लिए नए अवसर, अपार संभावनाएं लेके ये यूके इंडिया फ्री ट्रेड डील आया है। अब हमने एक डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन एग्रीमेंट भी फाइनलाइज किया है, जिससे 5 साल तक जो भी भारतीय वहां पे सेवा करने जाएगा, सर्विसेज सेक्टर में या जॉब करने, उनकी तनख्वाह का 25% जो पहले वहां की सरकार ले जाती थी, अब वो भारत में अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा करेंगे। वो उन्हीं का पैसा होगा। उस पे उनको 8.25% ब्याज मिलता है, टैक्स फ्री, और साथ ही साथ उनके बुढ़ापे का सहारा बनता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में विकास और पूंजी निवेश को लेकर लगातार पहल कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को राज्य में निवेश करने वाली 10 कंपनियों के साथ हुए एमओयू को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने का निर्देश दिया है। संभावना जताई जा रही है कि एमओयू के धरातल पर उतरने से राज्य के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
इधर मुख्यमंत्री विभागवार समीक्षा भी कर रहे हैं। वे आज पथ निर्माण विभाग की समीक्षा करेंगे। इस दौरान सड़क परियोजनाओं और फ्लाईओवर निर्माण की प्रगति का सीएम जायजा लेंगे। राज्य विधानसभा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की झारखंड शाखा की कार्यकारिणी समिति की बैठक विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 13 से 19 सितंबर तक केपटाउन दक्षिण अफ्रीका में होने वाले 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की तैयारियों पर चर्चा की गई। सम्मेलन में भाग लेने वाले झारखंड के प्रतिनिधिमंडल और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया गया। विधानसभा की सदाचार समिति ने कल गिरिडीह का दौरा किया। जिला आगमन पर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया। परिसदन भवन में समीक्षात्मक बैठक में विभिन्न विभागों में अनुकंपा नियुक्ति के लंबित मामलों की विभागवार समीक्षा हुई। समिति ने संबंधित अधिकारियों को मामलों के निष्पादन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर पलामू प्रमंडल में विकास गतिविधियों को लेकर सक्रिय हैं। उन्होंने कुसमाही नदी पर बनने वाले पुल का स्थल निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान आवश्यक पहलुओं की जानकारी ली। वित्त मंत्री ने भरोसा जताया कि इस पुल निर्माण से बिहार और झारखंड के बीच आवागमन सुगम होगा और क्षेत्र के लोगों की गतिविधियां बढ़ेंगी। श्री किशोर ने बताया कि 3 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से इस पुल निर्माण कार्य को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पश्चिमी सिंहभूम का दौरा कर 2 दिनों के दौरान स्थानीय लोगों से संवाद कर विकास की जमीनी हकीकत का जायजा लिया। उन्होंने सारंडा के बरायबुरु में ग्रामीणों के साथ संवाद करते हुए उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व सांसद गीता कोड़ा, पूर्व मंत्री बड़कुंवर गागराई समेत पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान श्री मरांडी ने कहा कि डीएमएफटी फंड के तहत जिले में खनन क्षेत्रों में विकास कार्यों को तेज करने के लिए पर्याप्त धनराशि केंद्र सरकार दे रही है। बावजूद इसके इलाके में विकास के कार्य ठप हैं और लोग मूलभूत सुविधाओं तक से वंचित हैं। श्री मरांडी ने भ्रष्टाचार और खनिज संपदा की लूट का भी आरोप लगाया। वो भी बना नहीं पाते। यानी क्या स्थिति है, कैसे बना करके रखे, पत्थर की भी चोरी हो रही है। और यहाँ तो जानकारी मिली है कि आयरन और की खदानों से भी इलीगल लोग खोड़वा करके लोग सरकार बेचवा रही है। यानी उनके जो दलाल है, उनके जो माफिया है, वो सारे लोग लूटने में लोग लगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू आज चतरा का दौरा करेंगे। वे चतरा मंडल कारा में भारतीय जनता युवा मोर्चा के वरिष्ठ पदाधिकारी श्रीनिवास से मुलाकात करेंगे। 2 दिन पहले श्रीनिवास को चतरा पुलिस ने रांची से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई है। श्रीनिवास ने कुछ दिनों पहले चतरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डीएमओ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इधर श्री साहू ने कल गुमला में प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियां साझा की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से देश के हर हिस्से और समाज के हर वर्ग का विकास हुआ है। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत समेत कई नेता मौजूद रहे। हजारीबाग पुलिस ने बरही में करीब 1.5 करोड़ रुपए का विदेशी शराब जब्त किया है। बिहार पुलिस की सीआईडी और नारकोटिक्स से मिली सूचना के आधार पर रसोईया धमना के पास विदेशी शराब से लदे एक ट्रक को जब्त किया गया। इस दौरान 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राधा प्रेम किशोर ने कहा कि छापेमारी के दौरान एक बिना नंबर की गाड़ी और ट्रक से एक व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा, जिसके गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। हम लोग के द्वारा कार्रवाई की गई और जब रसोईया धमना के पास हमारी टीम पहुंची तो वहां हम लोगों ने देखा कि एक ट्रक है और एक छोटी गाड़ी है क्रेटा, जिसमें कुछ लोग पुलिस की टीम को देख के भागना शुरू किए। पकड़ के जब पकड़ा गया और पकड़ने के उपरांत जब उनसे पूछताछ की गई तो उन लोगों ने बताया कि ये शराब का जो खेप है ये बिहार की ओर ये लोग ले जा रहे थे। राज्य में नक्सल विचारधारा लगभग अस्त हो चुकी है। बचे खुचे नक्सली सुरक्षा बलों और पुलिस के रडार पर हैं। लातेहार से कुख्यात इनामी नक्सली माओवादी रविंद्र गंजू भी दबोच लिया गया है। गंजू पर चतरा, गुमला और लोहरदगा समेत कई जगहों पर 150 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं।
जिले के पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव और सीआरपीएफ के डीआईजी पंकज कुमार ने कहा कि गंजू पिछले 30 वर्षों से माओवादी संगठन से जुड़ा था और उसका पकड़ा जाना एक बड़ी सफलता है। माओवादी की संख्या अगर देखें तो 2 की संख्या अभी है लातेहार जिला में, परंतु उनकी सक्रियता शून्य है और जो इनकी गतिविधि है ये काफ़ी वर्षों से हम लोगों ने कंटेन करके रखी थी। जो भी माओवादी बचे हुए थे पुलिस के कंट्रोल के बाहर, पुलिस के नियंत्रण या तो आत्मसमर्पण नहीं किए थे या नहीं गिरफ्तार हुए थे, उस पर हम लोगों का अभियान काफ़ी कड़ाई से चलता रहा और सक्सेसफुल उसका नतीजा रहा है कि उसकी भी रविंद्र गंजू की भी गिरफ्तारी हुई है और लगभग यह समाप्त है। बस कुछ ही दिनों की बात है कि जो अन्य जो शेष बचे हैं उसको भी हम लोग समाप्त कर देंगे। राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र के सहयोग से स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और चिकित्सा शिक्षा के विस्तार की दिशा में कदम बढ़ाया है। मंत्री इरफान अंसारी ने जानकारी दी है कि अमेरिका की जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इस समझौते से राज्य के नर्सिंग, मेडिकल और पैरामेडिकल छात्रों को अमेरिका में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण, रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि स्कॉलरशिप योजना के माध्यम से मेधावी छात्रों को 1 वर्ष के प्रशिक्षण के लिए अमेरिका भेजने की तैयारी है। वहीं जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था की सराहना करते हुए एकेडमिक और तकनीकी सहयोग का भरोसा दिया है। यह पहल राज्य को स्वास्थ्य शिक्षा और आधुनिक चिकित्सा प्रशिक्षण के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रधानमंत्री संग्रहालय में वॉकिंग विद लिगेसी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के प्रधानमंत्रियों के योगदान, लोकतांत्रिक विरासत और राष्ट्र निर्माण की यात्रा को प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्शनी में ऐतिहासिक दस्तावेज, दुर्लभ तस्वीरें और महत्वपूर्ण अभिलेखों के माध्यम से देश के राजनीतिक इतिहास की झलक देखने को मिलती है। जुलाई तक प्रधानमंत्री संग्रहालय की परिचय गैलरी में आयोजित इस प्रदर्शनी में विभिन्न कालखंडों की वॉकिंग स्टिक्स और बैटन्स प्रदर्शित हैं। आबुनस, महोगनी, रोजवुड, सागौन, शीशम और बांस जैसी लकड़ियों से बनी इन छड़ियों पर हाथी दांत, चांदी, पीतल, सोना और अन्य कलात्मक सजावट भारतीय शिल्पकला की उत्कृष्ट मिसाल पेश करती हैं। जो एक तरीके से जगह जगह से अनोखी भेंट मिली, आप देख रहे हैं, तो उसका एक कंजर्वेशन भी किस प्रकार उन्होंने इसको रखा, और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि उनके जाने के बाद ये सब हम लोगों को धरोहर के रूप में मिल गया। तो इस धरोहर को हम जो यहाँ पर आएंगे लोग, उनके साथ साझा करना चाहते हैं, जिससे उन्हें भी इसका एहसास हो। प्रदर्शनी का उद्देश्य केवल दुर्लभ वस्तुओं को प्रदर्शित करना नहीं, बल्कि लोगों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और इतिहास से जोड़ना भी है। संग्रहालय के तोशखाना में सुरक्षित इन धरोहरों को पहली बार आम जनता के सामने लाया गया है। साधारण स्टिक्स देखी थी पहले, बट यहाँ पे आकर मैंने बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइंस की देखी और बहुत सुंदर है ये छड़ियाँ। वह जो स्टिक्स थी उनके ऊपर जो कार्विंग थी वो इतने ध्यान से की गई थी, सिमेट्री वगैरह सब बहुत अच्छा बना रखा था। अच्छा, इसमें बहुत ही डेकोरेटिव और एक तरह से कहना चाहिए कि फैशनेबल भी हैं, डेकोरेटिव भी हैं और यूजफुल भी हैं। हमें बहुत पसंद है। 23 जुलाई तक चलने वाली यह प्रदर्शनी इतिहास, कला और विरासत में रुचि रखने वाले लोगों के लिए एक विशेष अवसर है। उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। पुरी की विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा आस्था, परंपरा और भारतीय सांस्कृतिक विरासत का एक अद्वितीय पर्व है। सदियों पुरानी यह यात्रा देश विदेश के लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। श्री जगन्नाथ मंदिर ओडिशा राज्य के पुरी में भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। यह मंदिर जगत के स्वामी भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण को समर्पित है, जिसके कारण इस पावन नगरी को जगन्नाथपुरी या पुरी कहा जाता है। वैष्णव संप्रदाय का यह प्रमुख केंद्र भारत के पवित्र 4 धामों में से एक है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार पुरी वह स्थान है जहां भगवान कृष्ण ने अनेक लीलाएं की और नील माधव के रूप में अवतरित हुए।
इसे शाक क्षेत्र, नीलांचल और नीलगिरी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि अन्य 3 धामों की यात्रा के पश्चात अंत में पुरी के दर्शन अवश्य करने चाहिए। मंदिर के गर्भगृह में प्रभु जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ एक रत्न मंडित पाषाण चबूतरे पर विराजमान हैं। यहाँ की मूर्तियां अन्य मंदिरों की भांति पाषाण या धातु की नहीं, बल्कि काष्ठ यानी पवित्र नीम की लकड़ी से निर्मित हैं। वेदों के अनुसार भगवान हलधर ऋग्वेद, श्री हरि सामदेव, सुभद्रा देवी यजुर्वेद और सुदर्शन चक्र अथर्ववेद का स्वरूप माने जाते हैं। यहाँ श्री हरि दारुमय रूप में स्थापित हैं। मंदिर की सुरक्षा हेतु चारों प्रवेश द्वारों पर वीर हनुमान जी विराजमान हैं, जो सदैव मंदिर की रक्षा करते हैं। शास्त्रों के अनुसार इन विग्रहों का निर्माण देवशिल्पी विश्वकर्मा ने एक वृद्ध बढ़ई के रूप में किया था। उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न के सम्मुख शर्त रखी थी कि वे बंद द्वार के भीतर मूर्तियों का निर्माण करेंगे और कार्य पूर्ण होने से पहले कोई अंदर प्रवेश नहीं करेगा। कई दिनों तक जब द्वार के अंदर से कोई ध्वनि सुनाई नहीं दी तो राजा ने व्याकुल होकर द्वार खोल दिया। शर्त भंग होने के कारण विश्वकर्मा तत्काल अंतर्ध्यान हो गए और मूर्तियां अधूरी रह गईं। तभी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा इसी अद्वितीय और अधूरे स्वरूप में यहाँ विराजमान हैं। मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य भगवान की मूर्ति के भीतर स्थित ब्रह्म पदार्थ लट्ठा है। पौराणिक मान्यता है कि देह त्याग के बाद श्री कृष्ण का हृदय अग्नि में भी नहीं जला और वह एक लट्ठे के रूप में परिवर्तित होकर जल में प्रवाहित हो गया। राजा इंद्रद्युम्न को यह लट्ठा प्राप्त हुआ और उन्होंने इसे भगवान की मूर्ति के भीतर स्थापित कर दिया। प्रत्येक 12 वर्ष में जब नव कलेवर यानी मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया होती है, तब इस लट्ठे को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। इस दौरान पुजारी की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और उनके हाथ कपड़े से ढके होते हैं। पुजारियों के अनुसार बिना देखे स्पर्श करने पर यह पदार्थ अत्यंत कोमल और दिव्य अनुभूतियों से भरा प्रतीत होता है। भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं। मंदिर प्रशासन द्वारा दर्शन के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाता है। मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए प्रतिदिन प्रातः 5 बजे से मध्य रात्रि 12 बजे तक खुले रहते हैं। यह मंदिर न केवल एक तीर्थ स्थल है, बल्कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता का वह संस्कार केंद्र है जो युगों से अटूट आस्था का प्रतीक बना हुआ है। श्री जगन्नाथ मंदिर मात्र एक उपासना स्थल नहीं, अपितु भारतीय ज्ञान परंपरा, वेदांत दर्शन और सांस्कृतिक अक्षुण्णता का जीवंत विग्रह है, जो युगों से करोड़ों श्रद्धालुओं की आध्यात्मिक चेतना को भक्ति और समरसता के मार्ग पर आलोकित कर रहा है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भगवान जगन्नाथ का आज नेत्रदान महोत्सव शाम में आयोजित होगा, जिसे लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। कल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के अवसर पर रांची के ऐतिहासिक रातू किला में भी भगवान जगन्नाथ की पारंपरिक रथ यात्रा धूमधाम से निकाली जाएगी। यह रथ यात्रा कई दशकों पुरानी परंपरा है, जिसकी शुरुआत महाराजा प्रताप उदयनाथ शाहदेव ने की थी। आज भी राज परिवार उसी श्रद्धा और परंपरा के साथ इस आयोजन को आगे बढ़ा रहा है। रांची की रातू किला की रथ यात्रा ऐतिहासिक धार्मिक परंपराओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी शुरुआत महाराजा प्रताप उदयनाथ शाहदेव ने करीब 150 साल पहले पुरी से भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के विग्रह मंगवाकर रातू किला के मंदिर में स्थापित करने के साथ की थी। इस परंपरा को महाराजा चिंतामणि शरणनाथ शाहदेव ने आगे बढ़ाया और आज राज परिवार की नई पीढ़ी निभा रही है। महाराजा प्रताप उदयनाथ शाहदेव जो थे, उन्होंने ही शुरुआत किया था और तब से लेकर के इनका महाराजा चिंतामणि शरणनाथ शाहदेव लास्ट महाराजा थे, 62वें महाराजा। वहाँ तक रथ यात्रा होते आया। फिर महाराजा चिंतामणि शरणनाथ शाहदेव के दिवंगत हो जाने के बाद में उनकी बेटी माधुरी मंजरी देवी
और कल्पना कुमारी देवी सुचारू रूप से रथ यात्रा को चला रहे हैं। रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि राज परिवार की परंपरा और लोक आस्था का भी प्रतीक है। राज पुरोहित विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और भोग की परंपरा का निर्वहन करती हैं। देखिए, ये रातू महाराजा का एक जो किला बना करीब 150 साल पुराना है, उस समय से ही रथ यात्रा यहाँ सुचारू रूप से होते आ रहा है और जो मान्यता उस समय था वही अभी तक बरकरार है। जो पूजा जगन्नाथ स्वामी का होना चाहिए पुरी में, तो उसी के अनुरूप यहाँ भी किया जाता है। तो चलती रथ यात्रा 16 तारीख को है, 16 जुलाई को, और घूरती रथ यात्रा है 25 जुलाई को। रथ यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के विग्रहों को भव्य रथ पर विराजमान कर मौसी बाड़ी ले जाया जाता है। करीब 30 फीट ऊंचे विशाल रथ में लोहे के 9 बड़े पहिए लगे हैं। रथ की रस्सी खींचने और भगवान के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के लिए 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर पर प्रेरक कहानी, नवाचारी पहल या देशवासियों को प्रेरित करने वाले सुझाव दिए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री का आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाला यह मासिक लोकप्रिय कार्यक्रम कई जन आंदोलनों का वाहक भी बना है और हर महीने लोग इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। आज विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस है। हर साल 15 जुलाई को इस चिकित्सा पद्धति के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान में प्लास्टिक सर्जरी विभाग की ओर से विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ और प्लास्टिक सर्जरी संबंधी जानकारियां दी गई। रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान में प्लास्टिक सर्जरी विभाग की ओर से विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रिम्स के निदेशक प्रोफेसर दीपेंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि लोगों में प्लास्टिक सर्जरी के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। प्लास्टिक सर्जरी के बारे में जो लेटेस्ट जानकारी है, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, जो रिसर्च है, उसके बारे में डिस्कशन करना। इस डिस्कशन का फायदा अंतिम पायदान में जो लोग हैं उन तक पहुँचाना और अवेयरनेस क्रिएट करना कि कुछ अंग के क्षत विक्षत होने के बाद भी उन्हें फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है और अच्छा बनाया जा सकता है। इस मौके पर क्विज प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों और चिकित्सकों में प्लास्टिक सर्जरी के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया। विभाग के सहायक प्राध्यापक प्रियंका किरकेट्टा ने बताया कि प्लास्टिक सर्जरी शरीर के बाहरी अंगों के उपचार के साथ कई आंतरिक अंगों के सुधार में भी कारगर साबित हुआ है। प्लास्टिक सर्जरी एक बहुत बड़ा फील्ड कवर करता है। इसमें उन इलाजों का, उन चीज़ों का भी इलाज किया जाता है, जैसे कोई घाव हुआ जो कि बहुत समय से ठीक नहीं हो रहा है, तो उस चीज़ को प्लास्टिक सर्जरी में किया जाता है। आज के डेट में कैंसर के बाद पहले एक ज़माना था कि कैंसर के बाद जबड़ा को निकाल दिया गया और फिर उसके बाद पेशेंट को उसी हालात में रहना पड़ता था। अब उस चीज़ का रिकंस्ट्रक्शन संभव है, उसमें भी प्लास्टिक सर्जरी करके बड़ा अच्छा रिकंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। इस मौके पर प्लास्टिक सर्जरी विभाग के पूर्व छात्र और सहायक प्राध्यापक रहे डॉक्टर सौरभ शर्मा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। उनकी पत्नी और चिकित्सक डॉक्टर खुशबू शर्मा ने बताया कि प्लास्टिक सर्जरी जन्मजात विकारों को ठीक करने, गंभीर चोट या दुर्घटना के निशान मिटाने, कैंसर के बाद अंगों के सुधार के लिए किया जाता है। प्लास्टिक सर्जरी इज नॉट अबाउट जस्ट कॉस्मेटिक, इट्स अबाउट ट्रॉमा, कॉन्जेनाइटल एनोमलीज, किसी का फिंगर कटा हुआ है, बचपन से कोई डिफेक्ट है, तो इट्स अ वास्ट ब्रांच और उसका अपना स्पेशलाइजेशन होता है। इट्स अ वेरी माइक्रो सर्जरी विच नीड द पेशेंट्स एंड प्रॉपर डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट। सो इट्स अ वेरी गुड ग्रोइंग ब्रांच एंड इट्स अ ब्रॉड स्पेक्ट जस्ट अदर देन द कॉस्मेटिक। इसके बहुत सारे अलग अलग फायदे हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में विभाग के प्राध्यापक, विद्यार्थी और चिकित्सक मौजूद रहे। रांची से सहयोगी सौरभ कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट।
देश में जुलाई के दौरान मॉनसून की रफ्तार तेज होने से कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई है, लेकिन अल नीनो का खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। ऐसे में इस चुनौती से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने एक्शन प्लान तैयार किया है। वाले 315 जिलों की यहां पर पहचान की गई और 111 जिलों को उच्च प्राथमिकता पर रखा गया। सभी जिलों के लिए आकस्मिक योजना तैयार की गई और पुनर्बुआई के लिए भी एक योजना यहां पर दी गई। अतिरिक्त बीज भंडार भी सुरक्षित यहां पर किए गए। साथ ही अतिरिक्त बीज भंडारों को पहले से सुरक्षित करने के साथ साथ पीएम फसल बीमा और केसीसी पर जोर यहां पर रहा सरकार की ओर से। उर्वरकों की उपलब्धता पर भी विशेष निगरानी यहां पर रखी गई और केवीके के जरिए किसानों को भी लगातार सलाह दी जा रही थी। 94,000 किसान क्रेडिट कार्ड आवेदन मंजूर किए गए हैं, तो वहीं पीएम फसल बीमा पर भी विशेष जोर यहां पर दिया गया है। तो चुनौती के बीच सरकार का जो एक्शन प्लान था वो साफ तौर पर नजर आया और जमीनी स्तर पर मुश्किल की स्थिति में, चुनौती की स्थिति में एक बड़ा फायदा यहां पर किसानों को हुआ। और अगर हम बात करें तो देश भर में 731 केवीके केंद्र इस वक्त सक्रिय हैं और दिल्ली में अल नीनो मॉनिटरिंग सेल का भी गठन यहां पर किया गया और केंद्र राज्य स्तर पर लगातार समीक्षा जारी रही। बेहतर समन्वय को ध्यान में रखते हुए किसानों की पूरी मदद करने की कोशिश यहां पर सरकार की रही। ऐसे में सरकार का कहना है कि उद्देश्य केवल मौसम की चुनौती पर नजर रखना नहीं, बल्कि समय रहते हस्तक्षेप कर किसानों की फसल, आय और खरीफ उत्पादन को संभावित नुकसान से बचाना भी है। ऐसे में खेत से किसान तक के लिए सुरक्षा कवच तैयार किया गया है। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डलस में कल होने वाले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। इंतजार या अर्जेंटीना की बादशाहत, सेमीफाइनल में भिड़ेंगे दो महादिग्गज, मेसी बनाम बेलिंघम की जंग। फीफा विश्व कप 2026 अब उस मकाम पर पहुंच चुका है जहां एक छोटी सी चूक भी विश्व चैंपियन बनने का सपना तोड़ सकती है। दूसरे सेमीफाइनल में फुटबॉल जगत की दो सबसे बड़ी और ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्वी आमने सामने होंगी। एक तरफ होगी मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना, दूसरी तरफ इंग्लैंड जिसे 60 साल से खिताब का इंतजार है। इस मुकाबले में दांव पर सिर्फ जीत नहीं बल्कि विश्व कप फाइनल का सुनहरा टिकट होगा। यह मुकाबला सिर्फ 90 मिनट की लड़ाई नहीं बल्कि इतिहास, जुनून, सम्मान और विरासत की जंग है। 1986 विश्व कप में डिएगो माराडोना ने क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड का सपना चकनाचूर कर दिया था। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार अर्जेंटीना के पास लियोनेल मेसी हैं, जबकि इंग्लैंड की उम्मीदों का भार युवा सुपरस्टार जूड बेलिंघम और कप्तान हैरी केन के कंधों पर है। दूसरे सेमीफाइनल में पूरी दुनिया की निगाहें मेसी पर होंगी। 8 गोल के साथ गोल्डन बूट की दौड़ में किलियन एम्बाप्पे के साथ उनकी रोमांचक दौड़ चल रही है। इस टूर्नामेंट में मेसी टीम इंडिया 2 सीरीज हारने के बाद कल फिर से पटरी पर लौटती दिखी। इंग्लैंड में खेले जा रहे वनडे सीरीज में भारतीय टीम ने पहले मुकाबले में इंग्लैंड को 6 विकेट से पराजित किया और लगातार 6 हार के बाद जीत का स्वाद चखा। भारत की जीत में शुभमन गिल, वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अक्षर पटेल ने सिर्फ 39 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और उम्दा गेंदबाजी कर 4 विकेट भी लिए। हालांकि रोको ने क्रिकेट प्रेमियों को निराश किया। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में निवेश करने वाली कंपनियों के साथ एमओयू को जल्द धरातल पर उतारने के दिए निर्देश। पथ निर्माण विभाग की आज करेंगे समीक्षा। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ झारखंड शाखा की बैठक में आगामी सम्मेलन में शामिल होने वाले प्रतिनिधिमंडल के संबंध में चर्चा। वित्त मंत्री ने पलामू में पुल निर्माण स्थल का लिया जायजा।
नेता प्रतिपक्ष ने पश्चिमी सिंहभूम के बरायबुरु में जनसभा को किया संबोधित। आदित्य प्रसाद साहू ने प्रबुद्ध जनसंवाद कार्यक्रम में गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। आज चतरा दौरा। और भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ जीता पहला वनडे। फीफा विश्व कप के फाइनल में पहुंची स्पेन की टीम। अर्जेंटीना इंग्लैंड के बीच दूसरा सेमीफाइनल आज।